तो देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था सस्पेंशन क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। और अगेन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं इसलिए, ताकि रिपीट करेंगे आप लोग कल वाला वीडियो देखें तो क्लियर हो जाएगा, या रिवाइज कर पाएंगे और हम लोग अपना टाइम को थोड़ा यूटिलाइज कर पाएंगे ठीक से, सो दैट वी कैन फिनिश दिस चैप्टर टुडे, है ना। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। हाँ, तो बता रहा था कि कल हम लोगों ने कवर सीखा सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देन कुछ प्रॉपर्टी सीखा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे कि हाउ डू वी सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। तो यस हाउ सर। टू, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मतलब कोई भी मिक्सचर है या कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे हम लोग अलग करते हैं। तो पहले हम लोग जब मिक्सचर की बात करते हैं तो दो तरह का मिक्सचर होता है, एक बोलते हैं होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जीनियस, ओके। होमोजेनियस मतलब वो था अ, अ, समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं, राइट। फिर से हम लोग की अपना ट्रांसलेटर को खोल के रखते हैं तो गूगल ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो हाँ, तो ये था अपना होमोजीनियस। सजातीय मिश्रण, सॉरी। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर और विजातीय मिक्सचर मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो दो तरह का मिक्सचर जो हम लोग जनरली डील करते हैं। होमोजेनियस जहाँ पे कि सब कुछ पूरा जो आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है अच्छे से मिल जाता है, एंड यू यू सी दैट एज वन कॉमन थिंग। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, आप देख पाते हैं कि आपको जो विलायक है या जो घुला हुआ पदार्थ है वो अलग अलग दिख रहा होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट मतलब जो घुला हुआ पदार्थ है जिसको घोलते हैं, जैसे चीनी और नमक आपका सॉल्यूट है, और पानी इसमें घोलते हैं, दैट इज सॉल्वेंट या विलायक, है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर में वो अच्छे से मिल जाता है, जो आपको मतलब दिख रहा होता है, जैसे कि पानी और चीनी को घोल देते तो दैट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, कि चीनी जो है पानी के अंदर घुल जाता है, चीनी का कण पानी में घुल जाता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में पानी और लोहे में, पानी में अगर लोहे का बुरादा अगर डाल देते हैं तो, या रेत डालते हैं तो आपको अलग अलग दिख रहा होता है। सच मतलब या तो अंदर में बैठ जाएगा या सतह पे तैरता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन उसका डेंसिटी, लेकिन आपको अलग अलग दिख रहा होता है साधारण हाथ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को कैसे अलग करते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग करते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए, अब होमोजेनियस मिक्सचर पे आते हैं, जैसे इंक, ठीक है, मतलब स्याही जो होता है। अब स्याही को देखेंगे तो उसमें दो चार चीज तो है, ठीक है। मतलब एक तो पानी है या लिक्विड कुछ भी है, ठीक है। एंड देन उसके अलावा जो कलर वाला कंपोनेंट है, क्या हुआ उसका, हम्म, तो आप अगर इंक या स्याही की बात करते हैं तो उसमें एक तो है लिक्विड या पानी है, प्लस सम काइंड ऑफ अ डाई। मतलब जैसे काजल को देखते हैं, राइट, काजल में अगर स्याही का में से मुझे पानी को निकाल देंगे तो कुछ काजल जैसा चीज बनेगा। हम काले से मतलब ब्लैक इंक की बात कर रहे हैं, काला स्याही की बात करें तो उसमें से अगर पूरा पानी को सोख लेंगे अगर, या सोख कर लेंगे या निकाल लेंगे, सोख कर लेंगे में नहीं होता है, ड्राई कर देंगे, सॉरी। हाँ, तो पूरा पानी को अगर निकाल लेंगे अगर, तो कुछ हद तक जो है आपका जो जैसे काजल या जो भी चीज होता है उसके ऐसा कुछ पदार्थ निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो इसको मिक्स नहीं करते हैं, समझिए कि काजल
नहीं बोलते हैं उसको, चलिए इंक है, ठीक है। इंक में दो चीज है, पानी है और डाई है। जो या डाई मतलब देखिए, एक एक आप लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, हम लोग के समय में क्या करते थे कि भाई इंक बनाना है, एक टैबलेट जैसा आता था, ठीक है। उस टैबलेट को अगर पानी में घुलाते रहेंगे अच्छे से काफी देर तक, तो वो पूरा इंक बन जाता, स्याही बन जाता था। तो वही, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय डाई। मतलब अगर इंक लेंगे, स्याही लेंगे, उसको मान लिया जाए कि एक अ, एक मान लीजिए बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर में एक कांच का प्लेट में इंक डाल दीजिए, ठीक है, कांच के प्लेट में। तो ये गर्मी से इसको हीट मिलेगा उबलता हुआ पानी से, और जो इसमें से इंक में से जो पानी है वो इवापोरेट करता रहेगा, वाष्पीकृत होता रहेगा। तो धीरे धीरे देखिएगा कि ये प्लेट में जो इंक था वो धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, होते होते वो कुछ हद तक वो डाई जैसा बन जाएगा। मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या एक हद तक सॉलिड भी बन सकता है वो, ठीक है, अगर सारा पानी आप निकाल देते हो। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डाई, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन है इंक जैसा कुछ, तो उसको आप इवेपोरेट करके उसका डाई निकाल सकते हैं। या फिर अगर मान लिया जाए आपके पास लेट्स से आपका एक बर्तन में दूध है अगर, ठीक है। दूध को अगर दूध दूध से अगर बटर अलग करना है, क्रीम निकालना है, मट्ठा निकालना है, जो भी बोलिए उसको, उसके लिए हम लोग कल क्या बात कर रहे थे, क्या प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन, ठीक है। तो मान लिया जाए ऐसे होमोजेनियस को हम एचओ लिख रहे हैं, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन, जहां पे आप जो है उसका वाष्पीकृत करके उसका भाप, मतलब उसका हल्का हीट उसके नीचे क्या बोलते हैं, प्रवाहित करके। मतलब ये गर्म पानी है, पानी को बॉईल कर रहे हैं। ये चूल्हा है मान लीजिए आपका, ये आपका चूल्हा है, ठीक है, इसे हीट मिल रहा है इसको। यहाँ पे कांच के प्लेट में आपने इंक रखा, और धीरे धीरे इस गर्मी से इसका भाप बन के निकलते जा रहा है इस इंक से, ठीक है। तो फिर वो डाई बन जाएगा। तो दैट इज, तो आपने डाई और पानी दोनों को अलग अलग कर लिया। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एक तरीका हो गया इवापोरेशन। अब मान लिया जाए आपके पास दूध है, अगर मिल्क है, तो हम लोग कल क्या कर रहे थे, मट्ठा निकालने का तरीका निकाल रहे थे। जो आप लोग देखे होंगे इसमें क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान का सीरियल आता था, उसमें देखे होंगे कि जो उनकी मम्मी थी, वो हमेशा उसको ऐसे ऐसे इसका ऐसे गोल घुमा घुमा के, इस बर्तन से, इसमें बर्तन में दूध भरा हुआ है, इसको 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 घुमाने से जो है सारा मट्ठा जो है इसके बीच में निकल जाएगा। यह बटर होता है जिसके ऊपर इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग था सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्र प्रसारण, ठीक है। तो वही था ये, दिस इज रिलेटेड टू जो हम लोग सीखेंगे आगे चल के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जो हम लोग एग्जांपल दे रहे थे कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर गाड़ी तेजी से टर्न करता है अगर, तो आप समझिए कि ये सर्कल गोल गोलंबर कोई है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी गाड़ी गोल गोल घूम रहा है। आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि आपको कोई बाहर की ओर फेंक रहा है। तो दिस इज, जब किसी सर्कुलर मोशन में होते हैं तो इसमें जो हर एक चीज होता है ना, वो ये बाहर की ओर एक बल लग रहा होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे अभी इसको। तो बेसिकली दिस इज द सेकंड मेथड टू सेपरेट थिंग्स। मतलब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन हो, या ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें दो चीजें मिली हुई हो, जो नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोई भी मिक्सचर हो जिसमें कि दो चीजें मिली हो जिनका घनत्व तो अलग अलग हो, उसको अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो देखेंगे कि जो भारी चीज है वो, उसको ज्यादा जोर लग रहा है, वो ज्यादा दूर में रहेगा, मतलब यहाँ पे समझिए इसकी पेनी में रहेगा। और जो हल्का चीज है, इसका घनत्व तो कम है, वो बीच में आ जाता है। तो दैट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मोस्टली देखेंगे डेयरी वगैरह में, या फिर लैब सब में, जहाँ पे कि ब्लड टेस्ट ये सब होता है ना, वहाँ पे लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं, ताकि जिस भी चीज का जांच कर रहे हैं उसको अलग अलग कर ले, और उसका फिर
जांच करके उसका रिजल्ट दे पाए। या इवन सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि देखिए ये वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़ा डालते हैं, सर्फ डालते हैं, पानी जाता है, और ये इस गोल गोल घूमता है। ये तो गोल घूमने पे क्या होता है कि कपड़े में लगा हुआ जो मतलब जो पानी या जो गंदगी जमा होता है, पहले तो उसको अच्छे से मिला देता है। हम लोग से कपड़ा धोते हैं कैसे, हाथ से लेके इसको विदाबेट, राइट। तो यहाँ पे ये भी वही करता है। पहले तो वॉशिंग मशीन कपड़े को अच्छे से गीला करता है पानी सर्फ डाल के, और ताकि जो चिपका हुआ मैल है वो थोड़ा लूज हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, मतलब गोल तेजी से घुमाता है। तो सारा जो हल्का मैल है वो बीच में आ जाएगा, और पानी जो है अलग हो जाएगा इससे, मतलब नहीं था, दूर फेंका जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा उसके ऊपर। तो फिर जो है कपड़ा सूख करके, मतलब साफ और होके और सूख करके निकलता है। कचरा जो है बीच में आ गया, पानी जो है इससे बाहर निकल गया, तो बाकी जो है कपड़ा फिर अपना आपका धुल करके साफ होके बाहर आ जाता है। तो नेट नेट समरी अभी तक जो हम लोग सीखे हैं कि जो कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर हो या हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस लगाते हैं टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स। इवेपोरेशन या वाष्पीकरण एक तरीका है, जिसमें कि हम उसके अंदर का लिक्विड को वाष्पीकृत करके निकाल देते हैं। जैसे हम लोग इंक के केस में देखें कि इंक से डाई, पानी निकाल के डाई को अलग करना हो तो कैसे करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है, उसका यूज करके कैसे दूध से मट्ठा निकालना, या वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़ा धोना, या फिर लैब में जो है किसी चीज का जांच जो होता है सबका कैसे होता है। अभी तक जो हम जितना कुछ बोले हैं उसमें कहीं पर कुछ डाउट हुआ हो तो बताइए भाई। नो सर। नहीं, ओके। अभी और भी कुछ प्रोसेस रहेगा, जैसे कि मान लिया जाए कि अम, मान लिया जाए कि अ, एक एक तो देखिए जहाँ पे जब चीजें मिली हुई हों, ठीक है, मतलब मान लिया जाए कि अम, चलिए नमक और कपूर, इसको बोलते हैं, कपूर को बोलते हैं कैम्फर अंग्रेजी में, ठीक है। नमक और कपूर दोनों को अगर पाउडर बना दीजिए तो देखने में एक जैसा दिखेगा, सफेद, ठीक है। उसको मिला दीजिए, मतलब अच्छे से, क्या होता है, शेक, एक एक मान लीजिए बर्तन में नमक का पाउडर ले लीजिए 100 ग्राम, और कपूर को चूर करके, मतलब पाउडर बना दीजिए उसका, उसको 100 ग्राम लेकर के एक बर्तन में अच्छे से शेक कर दीजिए। अब वो फटाफट करना क्योंकि कपूर तो उड़ जाता है ना उसका। तो मिला दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि उसको अगर आप देखना, मतलब नमक और कपूर मिलेगा नहीं, क्योंकि कलर एक जैसा है तो लगेगा कि एक हो गया, लेकिन वो एक मिलता नहीं है कभी भी। ऐसा नहीं कि नमक में कपूर घुल गया या कपूर में नमक घुल गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का इसको बोलते हैं इमिसिबल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि एक दूसरे में मिलता नहीं है, लेकिन जस्ट इमिसिबल का देखिए स्पेलिंग, इमिसिबल, मिलाने की योग्य नहीं है। तो इमिसिबल लिक्विड का अगर बात करें, मतलब पानी और तेल जैसे है, सो कितना भी मिला दीजिए मिलेगा नहीं, अलग अलग ही रहेगा। भले इसका ड्रॉपलेट बन के एक साथ हो जाए, लेकिन अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो अगर वैसा चीज है अगर, तो जो इमिसिबल चीज जो होता है उसमें मोस्टली एक तरीका आप लगा सकते हैं, जैसे पानी और तेल है, अलग करना हो तो मान लिया जाए पानी और तेल है अगर, एक इसके लिए बीकर आता है ऐसा वाला, अ, इसको क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कुछ नाम होता है, लैब में यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि एक ये टैब बना होता है कि आप डिसाइड करते हैं कि ये टैब को खोल देंगे तो इससे पानी धीरे धीरे बहेगा, फिर आप टाइट कर देंगे तो नहीं बहेगा, ठीक है। तो पानी या लिक्विड जो भी इसमें है, तो मान लिया जाए अपने पानी और तेल का मिला हुआ जो है उसको इसमें डाल दीजिए, और 15-20 मिनट छोड़ देंगे अगर ना, या आधा घंटे छोड़ देंगे, देखेंगे क्या होगा, तेल जो है ऊपर में आके सेटल हो जाता है, ठीक है। और पानी नीचे बढ़ जाए, मतलब जिसका भी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका भी घनत्व ज्यादा है, वो नीचे बढ़ जाता है, जो जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर में सेटल हो जाता है। तो जब सेटल हो गया, अभी यहाँ पे आपका टैप जो है बंद है, बंद है तो
कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ बह नहीं रहा है इधर से। 1 घंटा इसमें छोड़ दीजिए स्टैंड में लगा करके, 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटे जब भी, मतलब अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे इसको। उसके बाद जब देखें कि तेल का परत ऊपर बैठ गया है, पानी का परत नीचे बैठ गया है, अब जो है अभी आप यहाँ से टैप को धीरे से खोल लीजिए, धीरे धीरे, मतलब कंट्रोल में पूरा। थोड़ा खोलेंगे, पानी नीचे आके, अभी क्या हुआ, थोड़ा सा आपने खोल दिया तो खोल के बंद कर दिया, तो अभी यहाँ तक था तेल पानी, तो यहाँ तक आ गया, अभी यहाँ पे इतना सा तेल है, बाकी पानी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा खोल देंगे, इतना ही कंट्रोल में खोलेंगे कि भाई क्या हुआ कि पूरा जो है सिर्फ तेल बच गया, पानी निकल गया। तो दिस इज वन मेथड। दूसरा तरीका क्या है, बर्तन में डालिए, गर्म कर दीजिए, ठीक है, पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, तेल बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तेल में पूरी तेल में पूरी तलते हैं तो तेल गायब नहीं होता है, राइट, तेल पड़ा रहता है इसमें। तो बेसिकली इसका कारण यह है कि अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट जो है तेल की कंपेरिजन में काफी कम होता है। तो इसीलिए जब आप पानी और तेल का मिक्सचर को गर्म करते हैं, तो सबसे पहले भाप जो है, पानी जो है भाप बन के धीरे धीरे, क्योंकि वो बॉयल होना, उबलना शुरू हो जाता है, और उबलना शुरू होता है मतलब उसका मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करना शुरू कर रहा है, और गर्म करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मूव करने के बाद जो है वाटर से लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और भाप बन के निकल जाता है। तो उसके बाद जो आपके बर्तन में तेल निकल गया, सिर्फ पानी बच गया, ठीक है। आप लोग देखे होंगे खाना बनाते वक्त में, कढ़ाई में अगर तेल था, उसके ऊपर पानी, सॉरी, पानी था, उसमें थोड़ा तेल डाल दिए पूरी बनाने के लिए, तो शुरू में जो है वो जो है पानी जो है, मतलब पट 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 का आवाज होता है, और धीरे करके वो निकल जाता है, फिर से तेल बच जाता है। अगर आपके कढ़ाई में ज्यादा पानी था तो ज्यादा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग पूरी इनटू इट, है ना। तो ले दे करके इस मामला इतना ही है कि अगर कोई इमिसिबल लिक्विड हो या इमिसिबल मिक्सचर हो, मतलब जहां पे कि चीजों को आपस में मिला नहीं सकते हैं, उनको आप सेटल करके अलग कर सकते हैं इस मेथड से, या फिर गरम हीट करके जो जो है उनको अलग कर सकते हैं। हीट करने पे जो आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप बन के उड़ जाता है, दूसरा चीज बच जाता है। और जरूरी नहीं है कि भाप बन के उड़ा ही दें, हो सकता है कि आपका जो है, मान लिया जाए बर्तन था जिसमें कि ये सब जो इक्विपमेंट है उसका नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम नोटिस नहीं किए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडेंसर। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको दो चीजों को अलग करना, दो लिक्विड का मिक्सचर है, उसका उसको अलग करना है, ठीक है। ये हम क्या बना दिए, तो समझिए कि मेरा ड्राइंग स्किल पे मत जाइए। हम्म। तो हाँ, तो ये ऐसा कुछ सेटअप रहता है, इसको कंडेंसर बोलते हैं। मतलब इसमें इसमें से पानी डालते हैं और ये पानी निकलता है। तो ये यहाँ मान लीजिए जाए कि आपने जो भी चीज को हीट किया, ठीक है, दो लिक्विड है, उसको हीट किया, तो जो इसका भाप बना वो यहाँ से निकला, और ये कंडेंसर से होकर गुजरता है, तो ये ठंडा पानी इसमें फ्लो हो रहा होता है, ठंडा पानी। तो इसको, ये जो भाप बन के निकला यहाँ से, उसको फिर उसका टेम्परेचर कम करके फिर से भाप को लिक्विड बना करके इसमें अलग कर दिया। तो यहाँ पे आपका मान लिया तेल और पानी को आपने गर्म किया अगर, तो भाप बन के पानी यहाँ से निकला, और ये ठंडा होकर के इसमें जमा हो गया, और यहाँ पे सिर्फ तेल बच गया, और ये पानी फिर से ठंडा होकर इस बर्तन में जमा हो गया। तो यहाँ पे तेल रह गया, यहाँ पे पानी रह गया। तो बेसिकली द सेम मेथड यू कैन यूज फॉर सेपरेटिंग आउट एनी एनी टू इमिसिबल लिक्विड, और उसको अलग अलग कर, नहीं तो मान लिया जाए कि यहाँ पे पानी के बदले में कुछ ऐसा मान लिया जाए कुछ महंगा पदार्थ होता है जिसको आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं भाप बना करके, तो आप उसको वापस जमा कर लिए। तो आपका मेन पर्पस तो कंपोनेंट्स को अलग करना था, कंपोनेंट्स को खराब करना तो था नहीं। तो यहाँ पे
दिस मेथड कैन बी यूज्ड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली अलग अलग मेथड से आप कर, एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड जो हम लोग देख रहे थे कि भाई अगर डेंसिटी अलग अलग है और तो इसमें डाल के सेटल होने देंगे, और यहाँ पे टैप है, जब आधा एक घंटा छोड़ देते हैं तो जिसका डेंसिटी अगर है तो कम होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसका ज्यादा होता है वो पेनी में बढ़ता है। इसको टैप को धीरे से खोल के ज्यादा घनत्व वाला चीज को निकाल लेते हैं कंट्रोल करके। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड, दिस इज अनदर मेथड। इसका नाम खाली आप देखिएगा आपके बुक में क्या बोलता है, हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग को याद है तो हमको बता सकते हैं अभी, नहीं तो यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, तो हमने लिखा इवेपोरेशन मेथड से कैसे इंक से डाई निकाला, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कैसे दूध से क्रीम निकाला या बटर निकाला। सेम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, दूध का जहाँ पे मट्ठा निकालता है वहां पे, वॉशिंग मशीन में, सेम चीज। ठीक है, या फिर इस मेथड से कैसे हम लोगों ने निकाला, मतलब ये भी लैब में है इसका, कि एक मिनट हम देखते हैं, आई शुड बी एबल टू फिगर इट आउट एक्चुअली। इसको क्या बोलते हैं, कि इस मेथड का नाम बताते हैं। आप लोग में से किसी को अगर याद हो तो बता दीजिए भाई, नहीं तो हम अगले 30 सेकंड में ढूंढ के बताते हैं आपको। अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है या कुछ हम चल रहे हैं हवा में? आ रहा है सर। आ रहा है, ओके, ओके। हम्म, ओके। हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन, वही हमसे कहाँ पे एक तो छूट रहा था। अब डिस्टिलेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो दो मिक्सचर था उसको, दो अलग अलग लिक्विड था जो कि मतलब जिसका अलग अलग डेंसिटी था, जो आपस में मतलब इमिसिबल लिक्विड था, जिसको आपस में जो घुलता नहीं है, लेकिन अलग करना इतना आसान भी नहीं होता है, तो हम लोग इसको इस मेथड से निकाल लेते हैं। डिस्टिलेशन आप लोग देखे उधर, यहाँ पे डिस्टिलरी है यहाँ पे, या डिस्टिल वाटर है। तो डिस्टिल वाटर हो या डिस्टिल कोई भी लिक्विड हो, उसका मेन मतलब ये है कि उसमें जो भी अलग अलग चीज मिला हुआ था उसको सेपरेट कर दिया गया है, दो दो अलग अलग लिक्विड को अलग कर दिया गया यूजिंग दिस प्रोसेस। जहाँ पे कि आप एक जगह पे गर्म कर रहे होते हैं, दूसरी जगह पे ठंडा कर रहे होते हैं। तो डिस्टिलेशन बोलेंगे, डिस्टिलरी बोलेंगे, जो भी है, दैट इज फाइन। लेकिन ले देख रहे मुद्दा होता है कि एक जगह पे गर्म करते हैं, दूसरी जगह पे ठंडा कर देते हैं। तो मतलब गर्म किए तो डेंसिटी के हिसाब से, जिसका सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले भाप बन के निकला, जैसे बाहर निकला उसको ट्रैप किया आपने, ठंडा करके यहाँ पे ले आए। तो जो देर से उबल रहा था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, वो यहाँ रह गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऑलराइट। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो डिस्टिलेशन का हिंदी भी देख लीजिए, आसवन। ठीक है, डिस्टिल वाटर आप लोग जानते होंगे अच्छे से। आश्वित पानी कहाँ सुने होंगे? दिक्कत देखिए वही होता है कि मतलब आई मीन, नो नो कंप्लेन विथ आवर ओन लैंग्वेज, लेकिन हिंदी को बड़ा मुश्किल बना के रखा है, बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है।
ये आसवन देखिए, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। अब ये आसवन जो है हमको कभी यूज ही नहीं हुआ तो याद ही नहीं रहेगा। संस्कृत जैसा खेल हो गया कि पढ़े, पास के, नंबर लाए, लेकिन यूज नहीं कर पाए, वही वाला खेल है। खैर कोई बात नहीं, चलिए उस झंझट में नहीं पड़ते हैं, नहीं तो लोग कहे कि हम उल्टा पुल्टा बात बोलने लग गए आजकल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इवापोरेशन प्रोसेस के बारे में जाना, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जाना, डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में जाना। तो ये सब मेथड होता है टू सेपरेट आउट थिंग्स। ओके, अभी देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें कि, अब जैसे हम लोग इंक का बात कर रहे थे, स्याही का बात कर रहे थे। इंक को आपने इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग कर दिया है। मतलब उसमें क्या हुआ कि डाई या कलर जो था, ठीक है, उसको अलग कर दिया है पानी में से। ठीक है, मतलब इंक में से कलर अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट कलर, मतलब रंग को निकालना पानी में से या किसी भी चीज में से कलर को निकालना, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, आप क्रोमैटोग्राफी का हिंदी देख लेते हैं। ग्राफी, क्रोमैटोग्राफी ये बोलता है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज में से कलर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो हम लोग ने डिस्टिलेशन के बारे में सीखा, इवेपोरेशन के बारे में सीखा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में सीखा। अब जो है, तो सोचिए कि अगर आपके पास में दो अलग अलग लिक्विड था, तो लिक्विड मिला हुआ था, लिक्विड सॉइल मिला हुआ था, उसका हम लोगों ने देखा कि भाई पानी में चीनी मिला हुआ है तो कैसे गर्म करके हम लोग उसका क्रिस्टल बना करके ये पानी का भाप निकाल, पानी को गर्म करते करते बॉईल करेंगे और उसको उसमें से पानी निकल जाएगा, सिर्फ चीनी का ढेरा बच जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब मान लिया जाए कि आपके अंदर पानी या चीनी घुला हुआ है, शरबत बना हुआ है। ठीक है, उसको गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, शरबत जो था चाशनी बन गया। चाशनी बनते बनते पूरा पानी अगर निकल गया तो समझिए कि आपका बर्तन के नीचे में एकदम बहुत ही गाढ़ा रूप में चीनी जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप और भी करेंगे, इसमें एक धागा डाल दीजिए। ठीक है, धागा के आसपास में अ, चीनी का परत जमा होता जाएगा, वही वही मिश्री होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कहाँ गया, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका कोई शेप नहीं होता है, जो चीनी जो फैक्ट्री में बनता है जो उसका शेप होता है जैसा दिखता है। ये देखिए, ये धागा अगर तो इसके पास मोटा मोटा ढेला जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई शेप नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जो मिश्री बनता है उसी से बनता है। या जो समुद्री पानी से जो नमक बनता है, वो भी सेम प्रोसेस होता है कि सनलाइट से गर्मी मिलता रहता है, उससे उसका पानी, मान लिया जाए कि ये समुद्र का पानी को क्या करता है लोग, ये मान लिया जाए ऐसा है आपका, यहाँ मान लिया समंदर है इधर। ठीक है, नहीं समुद्र ऐसा नहीं, समंदर है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे क्या करता है लोग, थोड़ा सा दीवार बना करके पानी को इधर लाके के ऊपर में, और यहाँ पे बैरिकेड कर देता है ताकि पानी वापस नहीं जाए उसमें। अब ये पानी जो है इसमें, चूंकि समुद्र का किनारा है तो इसके नीचे ये रेत है, तो रेत से पानी जो है धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, और बाकी जो है सनलाइट से, धूप से ऊपर इसका भाप बन के उड़ता रहेगा। तो कुछ टाइम के बाद जो है पानी और समुद्र का पानी में नमक का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, तो सारा पानी धीरे धीरे करके उड़ते जा रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी अब्जॉर्ब होते जा रहा है। तो फिर यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नमक, मतलब का घोल जो है धीरे धीरे करते हुए पानी निकल के सिर्फ नमक बच जाता है। और उसमें अभी बाकी इम्प्योरिटीज भी रहता है जिसको कि बाद में अलग किया जाता है। तो दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। बट कहना ये चाह रहे हैं कि जो पानी में घुला हुआ, जो जो चीज घुला हुआ है, उसको आप लोग
मतलब क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, दैट दैट हेल्प्स यू टेक आउट द सॉलिड थिंग विच इज डिजॉल्व इन वाटर। मतलब पानी में जो घुला हुआ सॉलिड चीज है, जो घुल जाता है, उसको आप अलग भी कर सकते हैं इस प्रोसेस से। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने सीखा क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, और डिस्टिलेशन के बारे में। तो ये चार प्रोसेस था जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड, या लिक्विड और लिक्विड इन्वॉल्व था। अगर मान लिया जाए गैस को अलग करना रहे, दो अलग अलग तरह का गैस हो, उसको अलग करना हो, तो क्या उपाय है? कोई उपाय सुने हैं आप लोग? कुछ ऐसा कहीं पाला पड़ा हो, या जानकारी में कुछ आया हो तो बताइए। नहीं। ओके। तो देखिए, हम लोग जो डिस्टिलेशन प्रोसेस का बात कर रहे थे, उसमें क्या था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या था कि चलिए भाई, पानी दो अलग अलग लिक्विड था, मिला हुआ था, उसको गर्म किया, और ये इसको आप भाप को जो निकल रहा है उसको उड़ने नहीं दे रहे हैं, यहाँ से जा करके यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर मतलब इसके थ्रू पानी आता है। ये मतलब समझिए कि एक ये जो आपका पाइप जिससे निकल रहा है भाप, उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, जो कि जो समझिए कि यहाँ से इसमें पानी सर्कुलेट हो रहा है इसमें, ठीक है। जब इससे पाइप जब पाइप अरे चुप। बच्चे लोग म्यूट पे चले जाइए भाई। आयुष से म्यूट पे चले जाइए भाई। ओके, म्यूट कर दिया। हाँ। तो ये जो पानी का फ्लो इससे होता रहता है पाइप के आसपास, तो क्या करता है वो? अरे देख। आयुष सिंह, आप म्यूट पे चले जाइए प्लीज। हाँ। तो ये पानी जो है, इसको जो गर्म भाप बन के यहाँ से निकला था, उसको ठंडा कर देता है, फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आके इस बर्तन में जाती है। दिस वाज योर डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो दूसरा प्रोसेस, कब? हेलो। हाँ बोलिए। कब तक क्लास चलता है सर? 6 बजे तक। 6 बजे तक? 5 से 6। ठीक है। कल भी होगा? नहीं नहीं, सिर्फ शनिवार रविवार को है ना। ठीक है। आप म्यूट पे चलिए प्लीज। हाँ। हाँ। तो ये था आपका प्रोसेस, को बोलते हैं डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन को क्या बोला था, आसवन, है ना। इसका अगर ये था लिक्विड को हम अलग करें, तभी जब दोनों दो अलग अलग लिक्विड हो, जिसका जिसका की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, उसको आप इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अगर मान लिया गैस था, दो गैस मिला, मान लिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला हुआ है, या या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला हुआ है, कुछ भी मिला हुआ, दो अलग अलग गैस है, और भी बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस में क्या होता है, पहले इसको मान लिया जाए कि एक बर्तन में आपका गैस है, पैक्ड है ये, ठीक है, यहाँ पे एकदम सील किया हुआ है, क्योंकि नहीं तो गैस निकल जाए उधर से, राइट। बर्तन में गैस है अगर, ठीक है, पहले इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस मतलब दबाया जाता है, मतलब नहीं तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा करके, समझिए इसको आ, काफी प्रेशर लगा करके उसको आ, इसको गैस से लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। और मतलब पहले कंप्रेस करते हैं, और उसके बाद उसको उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। मतलब समझिए कि फ्रीजर जैसा कोई चीज में, जैसे मतलब लैब लैब में इसका टेम्परेचर काफी कम कर देंगे। तो पहले सप्रेस करते हैं और उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो उसका क्या हुआ कि जब प्रेस करते हैं तो क्या हुआ, सारा मॉलिक्यूल्स पास आ गया। तो गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है, तो अभी पास लिया है, तो रिलेटिवली लिक्विड वाले शेप में आना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इसका
टेम्परेचर भी कम करते हैं, मतलब उसका अंदर का एनर्जी भी निकाल दिए। तो समझिए कि जो जो गैस होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, बॉन्डिंग कम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, और वो काफी तेजी से मूव कर रहे होते हैं। तो आपने जब कंप्रेस किया, उसको प्रेशर डाला उसको, तो सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, उनको स्क्वीज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो जो उनका जो एनर्जी था वो भी कम कर दिया। कैसे? आपने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब उसका एनर्जी, उसका जो, अगर मान लिया कि उसके पास 2 किलोवाट का एनर्जी था इतना, मतलब I'm just मेकिंग इट अप, ओके। तो चलिए, तो क्या हुआ था, टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ कि 2 से घट के 0.2 पे आ गया। तो अब मतलब उसका मूवमेंट भी कम हो गया, मतलब बच्चा भागते भागते थक गया था, अभी समझिए कि उसको और थका दिए हैं, ठीक है, कि अब और कम और स्लो भागेगा। तो टेम्परेचर भी कम हो गया, और सॉरी, एनर्जी भी कम हो गया, और सारे मॉलिक्यूल्स पास भी आ गए। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड में, सॉरी, लिक्विड एंड गैस, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, काफी फास्ट मूव कर रहे होते हैं, उनको अलग करना आसान होता है। लिक्विड में पास पास होते हैं, उनका मूवमेंट भी कम होता है, और उनका एनर्जी भी कम होता है। तो आपने वही किया, कंप्रेस किया और उसको ठंडा कर दिया, तो बन गया वो लिक्विड फॉर्म में। तो पहले तो क्या हुआ कि आपने इसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया। अब लिक्विड बना क्या, मान लिया जाए ऑक्सीजन का लिक्विड बना और नाइट्रोजन का लिक्विड बना, मान लिया आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर था, तो उसका लिक्विड बना दिया। अब फिर से आप डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाएंगे, 2 लिक्विड है उसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग रहेगा। तो समरी ये है कि अगर आपको गैस को अलग करना है, अगर 2 अलग अलग गैस है उसको अलग करना है, मतलब 2 अलग अलग गैस का ये मिक्सचर है, 2 या 3 अलग अलग गैस का मिक्सचर है, उसको अलग करना हो, तो उसका सेम प्रोसेस रहेगा। मतलब सेम प्रोसेस, मतलब एक्सटेंडेड प्रोसेस इसको बोलते हैं, डिस्टिलेशन नहीं बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो 2 स्टेप में किया जाता है। पहले आप जो गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, पहले कंप्रेस करते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो जो गैस था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो अभी जो ऑक्सीजन गैस था और नाइट्रोजन गैस था, लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन बन गया। अब फिर उसके बाद पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस लगा देंगे कि बीकर में गर्म करेंगे, बर्तन में गर्म करेंगे, उसका जो भाप बनेगा, उसको कंडेंसर से गुजारेंगे, मतलब गुजरेगा। तो जो लिक्विड था, सॉरी, जो भाप बना था उसका, वो ठंडा होकर फिर से लिक्विड बन के जमा हो जाएगा। यहाँ पे दो दो अलग अलग चीज था, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो भाप बन के निकला, ठंडा होकर यहाँ आ गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, कि पहले आपने कंप्रेस करके गैस को लिक्विड बना दिया, और लिक्विड को फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर लिया। क्लियर? यस सर। ओके। तो ये सब तो हो गया आपका अलग अलग करने का प्रोसेस हुआ। अभी थोड़ा सा समझते हैं चीजों के बारे में, विच इज कॉल्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले तो जानते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल, पहले फिजिक्स क्या होता है और केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिक्स जो होता है आपका, देखिएगा, जो जो आपको ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अंतर क्या होता है? फिजिक्स में आपको सब कुछ जो बाहर से दिखता है, चाहे वो उसके ऊपर बल लगा रहे हो, चाहे उसका मूवमेंट हो रहा हो, चाहे उसका शेप देख रहे हैं, चाहे उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, जो भी, तो जो भी चीज जो फिजिकली विजिबल होता है, दैट इज व्हाट वी लर्न एज पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसीलिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस का मतलब, फिजिकल चेंज मतलब जैसे कोई चीज सॉलिड था, उसको आपने हीट किया, लोहा था उसको गर्म किया, बन गया लिक्विड, बन गया, ठीक है, मॉल्टन मेटल बन गया। तो ये फिजिकल चेंज था कि सॉलिड शेप से लिक्विड शेप में आ गया, ठीक है। इस लिक्विड को और गर्म करेंगे, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज टेम्परेचर पे गर्म करते रहेंगे, लिक्विड से गैस फॉर्म में भी बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। मतलब जहां पे आप उसका किसी का फिजिकल शेप या फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं,
या कोई चीज मूव हो रहा है, सॉलिड था यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैं बहुत बहुत तेज गर्म किया, लिक्विड बन गया, धीरे धीरे वो बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। सॉलिड लोहे का टुकड़ा यहाँ पे पड़ा रहता है, इसको बहुत तेज गर्म करेंगे, क्या होगा, पिघल के बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर फिजिकल चेंजेस। अभी देखिए केमिकल चेंजेस क्या है। पानी था, ठीक है, पानी था, मान लिया जाए इस बर्तन को तोड़ दिए पत्थर मार के, कांच का बर्तन था, पत्थर मार के तोड़ दिए, पानी बह गया। तो दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज कि ये यहाँ पे था, इसका ये बर्तन में इसका शेप दिख रहा था, अभी जो है बिखर के धरती पे फैला हुआ है, होता है अब्जॉर्ब भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फिजिकल चेंज। इसको गर्म किए, लिक्विड से भाप बन गया, अभी तक फिजिकल चेंज है। लेकिन आप इसको दूसरा तरीके से सोचेंगे कि अगर ये भाप बना, उसमें पानी जो होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, H2O। जो भाप बनता है, उस भाप में भी इस फॉर्म में ही रहता है, जैसे ठंडा करते हैं फिर से पानी बन जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप केमिकल प्रोसेस करते हैं इसके साथ में, और ब्रेक दिस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, दैट विल बी कॉल्ड अ केमिकल चेंज, जहां पे उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी आप या समझिए कि कोल्ड ड्रिंक है, हाँ उसका आप लोग की उम्र में कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद होता है सबको, हमको भी पसंद था। तो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, इसको अगर आप गर्म कीजिएगा, इस कैन कोल्ड ड्रिंक का कैन को, या कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास में लेके यहाँ पे ला करके उसको गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म नहीं भी करेंगे, थोड़ा देर खुला रखेंगे, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले निकल ही जाएगा। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर आप लोग को ध्यान नहीं हो तो बता दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसमें। तो जब आप सिर्फ बर्तन में लाके कोल्ड ड्रिंक को खुले में रख देते हैं अगर, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब है वो बबल्स के रूप में बुलबुला बन के निकल जाता है, दैट इज वन। उसके बाद फिर और गर्म करेंगे तो क्या होगा, चीनी अलग, पानी अलग। तो जो कोल्ड ड्रिंक था पहले ब्राउन रंग का दिख रहा था, अभी इसको उबालने के बाद, खुले में रखने के बाद भी देख रहे हैं कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड कहीं गया, चीनी कहीं गया, पानी कहीं गया, और जो एक एक जो है एक चीज बच गया खाली उसमें, चीनी, और जो जो कोला होता है जो, उसको अलग करना है, तो वो भी आप अलग कर सकते हैं, देयर बी डिफरेंट प्रोसेस फॉर दैट। तो ले दे करके इसको आप ठंडा भी कर देंगे तो वापस कोल्ड ड्रिंक नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा। सो दिस इज अ केमिकल, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के केस में मतलब एक एक उदाहरण यह है कि फिजिकल चेंज जो है, या भौतिक परिवर्तन जो बोलते हैं, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। पानी को गर्म किया, ठंडा कर दिया, भाप, फिर से पानी बन गया। पानी गर्म किया, भाप बन गया, उसको ठंडा कर दिया, पानी बन गया। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। दो चीनी और पानी को अलग कर दिया, वापस मिला दिया, फिर से बन गया। लेकिन तो सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, जहां पे आप जो चेंज है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको वापस फिक्स कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस जो है दैट इज इरिवर्सिबल, ये एक बार हो गया तो हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अ, अलग कर दिया आपने, तो उसको मतलब वापस पानी बनाना हो तो उसका उसका मतलब दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर, मतलब उसको रिवर्स करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। ठीक है, तो यह मतलब ऑब्वियसली प्रोसेस रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना तो वापस बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन दैट बी मच मोर डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, तो जो मतलब दो चीज ध्यान में रखने का है कि फिजिकल चेंजेस में उसको रिवर्स करना आसान होता है, आप खुद से वापस कर सकते हैं उसको। केमिकल चेंजेस में नहीं होता है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि फिजिकल चेंजेस में उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, मतलब वो अगर मेटल को अपने पिघलाया तो मेटल का ही पिघला हुआ रूप में है वो, अभी तक सेम कंपोजिशन है। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ये भी है कि आपका जो फिजिकल चेंजेस होगा, जैसे मान लीजिए कि आप मिक्सचर
मतलब ऐसा कुछ है जो जहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस है, जहाँ पे आयरन है, आयरन को गर्म किया, ठंडा किया, वापस शेप में आ गया। तो फिजिकल चेंजेस जो होता है ना, वो जो प्योर एलिमेंट्स होता है उसके केस में ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ज्यादा इजीली आप उसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस मोस्टली जो है प्योर एलिमेंट्स के केस में, या जो एलिमेंट्स होता है, जो शुद्ध चीज होता है, उसके उसके संदर्भ में ज्यादा यूज होता है। जो जो कंपाउंड्स होता है, जहाँ पे दो या ज्यादा चीजें मिली हुई होती हैं, तो वहां पे जो है जब आप चेंजेस करते हैं या जिसको हीट करते हैं या डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो दैट ट्रिगर्स अ केमिकल चेंज, कि वो चीजें मोस्टली अलग हो जाती हैं। तो फिर उनको वापस मिलाना, जैसे कि कॉपर और ब्रास को मिलाकर, कॉपर और एल्यूमिनियम मिला करके, मान लीजिए अगर आपका एक कंपाउंड बना है, आई थिंक ब्रास होता है, तो अगर उसको अलग कर दिया आपने अगर किस प्रोसेस से, तो वापस को मिला करके अगर ब्रास बनाना हो, तो दैट विल बी ए मच मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, या दैट विल नीड मोर एक्सपर्टीज। तो वो उसको जब आप किसी भी कंपाउंड में से दो कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। जब किसी भी मिक्सचर हो या किसी भी चीज को, मोस्टली सिंपल एलिमेंट जहाँ पे कि प्योर फॉर्म में होता है, जब एक फॉर्म से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो समरी ये है कि फिजिकल चेंज के केस में यू कैन रिवर्स इट इजिली। केमिकल चेंजेस को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए ज्यादा एक्सपर्टीज लगता है, मोस्टली क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं, उनको वापस अरेंज करना, उनको वापस मिक्सचर फॉर्म में लाने के लिए दैट नीड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल। तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, दैट वी अंडरस्टूड कि उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, कॉम्पोजिशन नहीं। केमिकल चेंजेस में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए उसको रिवर्स करना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उनका मतलब फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज हो जाता है, केमिकल चेंजेस में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने यहाँ पे सीखा कि भाई हमारे आसपास की चीजें जो है मिक्सचर फॉर्म में होती हैं, प्योर होती है नहीं होती हैं, दैट दैट वी अंडरस्टूड। साइंटिस्ट उसको कैसे देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं या अपने असेसमेंट पे जाते हैं, तो वी कॉल एवरीथिंग प्योर, हमको कोल्ड ड्रिंक भी प्योर लगता है, लेकिन साइंटिस्ट जब उसको देखता है तो उसको उसमें कंपाउंड दिखता है कि बहुत सारी चीज में मिला हुआ है। ठीक है, देन वी लर्न अबाउट कि कैसे डिफरेंट मिक्सचर का अलग अलग फॉर्म क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उनको अलग करने का अलग अलग तरीका क्या होता है। दैट इज वेयर वी लर्न अबाउट इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर देन वी लर्न अबाउट डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में आसवन बोलते हैं। देन वी लर्न अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पे गैसेस को अलग करते हैं, तो उनका उसका तरीका क्या होता है। देन वी लर्न अबाउट व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उसका रिलेवेंस क्या क्या होता है, और उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास की चीजों से। तो यहाँ पे जितना कुछ भी अभी तक बातचीत हुआ है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर 2। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए भाई। हो सकता है कि हम अपने हिसाब से समझाए होंगे, अगर कहीं पे कुछ कुछ कमी रह गया या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। आई विल गो बैक टू दिस अगेन, एंड दोस टॉपिक्स आई कैन कवर लेटर ऑन। तो कुछ ऐसा कंफ्यूजन, डाउट, टेंशन, वरी है तो बताइए, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास, basically on next Saturday we'll start chapter 3। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। नो सर। मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं हम, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। ओके, नहीं मतलब देखिए, मतलब मजाक अपनी जगह पे, लेकिन हम सिर्फ इतना आप लोग से जानना चाहते हैं कि आप लोग जो 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड करते हैं, आर यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट और नॉट? ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाई किए थे बहुत पहले किए थे, 30-40 साल पहले। तो obviously a lot of things have changed, so I just go through it to make sure कि I'm able to relate the concepts, और obviously उम्र के साथ जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज और ज्ञान आया है उसको भी मिला करके आप लोग पढ़ाई की कोशिश करते हैं। तो अगर कुछ समझने में दिक्कत हो या कुछ कंफ्यूजन होता हो तो बेझिझक बोलिए, ताकि हम उस चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ के आप लोगों को समझा पाए, है ना।
हाँ प्रिया Sir. बोलिए भाई। हाँ बोलिए बेटा। बर्निंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, राइट? क्योंकि जब आप गर्म करते हैं उसको, तो आप वापस वापस को ठंडा करके फिर से वैक्स बन जाता है, करेक्ट? यस सर। तो दैट विल बी अ फिजिकल चेंज। लेकिन आप इसमें सिर्फ ध्यान ये रखिएगा कि अगर बर्निंग ऑफ वैक्स जो है, अगर इफ यू डू दैट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर, तो वैक्स जो है इट्स नथिंग बट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब व्हेन आई से ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। उसमें बहुत सारा अलग अलग कंपाउंड्स मिला होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो रहता ही रहता है। अगर उसको आप बहुत तगड़ा ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, दैट विल बी अ केमिकल चेंज, बट दैट विल बी अ मच मोर कंट्रोल चेंज इन अ लैब एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो आप कर पाते हैं। नॉर्मल जो बर्निंग और मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड देन अगेन solidification of that can be qualified as a chemical change, sorry, physical change। थैंक यू मतलब सर। आप जब जब कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे, बिल्कुल कार्बन हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, या उसके अलावा वैक्स में जो भी मिला है उसको अलग कर देंगे, दैट विल बी केमिकल चेंज, जहाँ पे कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। गर्म करके पिघला दिए, पिघला करके ठंडा कर दिए, सॉलिड बन गया वापस, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ओके सर। ओके, चलिए, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। अभी 5 मिनट का टाइम है हम लोग के पास में, तो आप लोग चाहें तो 5 मिनट का ब्रेक ले लें। क्लास तो ऑन ही है। I'm stopping recording for this one. I will take a quick break। यहाँ पे 5 मिनट में